तो चलो बच्चों, आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स का यानी इलास्टिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल की बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ बहुत सारा डेफिनेशन और छोटा मोटा डिराइवेशन, बहुत ही इस बुक का फिजिक्स का 11 क्लास फिजिक्स का ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ हमारा आज का दिन होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जानने के लिए। तो मॉड्यूलस ऑफ, ये समझिए कि आपकी तीसरा वीडियो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज का इलास्टिसिटी ये हमारा आज का टॉपिक्स है। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ से शुरू करते हैं। तो हुक्स ने क्या बताया था? हुक्स ने क्या हम लोग को दिए? हुक्स लॉ। इस चैप्टर के लिए हुक्स का एक लॉ है जो अंडर इलास्टिक लिमिट, इसको पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन। अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक बॉडी होता है ना, तो उसका एक रेंज होता है जो कितना स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें जो हमारा लेंथ और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक रेशियो होता है। तो कितना स्ट्रेस लगाएंगे तो कितना स्ट्रेस स्ट्रेन होगा, वो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट क्या करता है? हुक्स लॉ फॉलो करता है। हुक्स लॉ वैलिड होता है। इसमें क्या होगा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये हुक्स लॉ ने क्या बताया? अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसके अंदर? इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो स्ट्रेस जब लिखेंगे, इधर स्ट्रेस लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन करेंगे। अब स्ट्रेन करेंगे, जब दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो बराबर करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर स्ट्रेस और यहाँ कांस्टेंट का नाम क्या दे दूँ? कांस्टेंट ही रहने देता हूँ, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। अब इसका सिंबल नहीं देता हूँ क्योंकि बहुत सारा इसमें कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट जो हुआ वो कांस्टेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आज का टॉपिक्स है। तो हम हुक्स लॉ से हमने शुरू किया। तो हुक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया? ये अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो क्या है ना, कोई भी इलास्टिक मटेरियल का बहुत सारा रेंज होता है। प्रोपोर्शनल उसका जोन होता है, इलास्टिक जोन होता है, उसके बाद उसका कुछ ऐसा जोन होता है जहाँ पर उसको फैटिग, उसका ब्रेकिंग पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट है। तो अंडर इलास्टिक लिमिट के अंदर ये हमारा रूल लागू होता है। अब चलिए, अब जल्दी से अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ लेते हैं। तो आप सबसे पहले पहला वीडियो जो मैं बनाया हूँ उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक रिलेशन बताया हूँ। या टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या है, उसी के आधार पर ये टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी होगा। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलिटी, थोड़ा थोड़ा उसका टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलो, अभी सुबह का समय है, तो सुबह में क्या करना चाहिए? स्टडी तो करना ही चाहिए, अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो सुबह में काढ़ा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। तो हम आज पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो इसमें 3 तरह का मॉड्यूलस होता है। एक होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आएगा। तीसरा क्या आएगा? तो आपको तीसरा का नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 तरह का चाहिए। इसको शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब तीनों का एक सिंबल होगा। अब जब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो इसके लिए सिंबल y देंगे, इसके लिए सिंबल क्या दूंगा? इसके लिए सिंबल y दूंगा पहला के लिए, दूसरा के लिए दूंगा k, और तीसरा के लिए दूंगा एटा। इसको शेयर, इसको इसका सिंबल देंगे, इसको कहेंगे एटा। तो 3 सिंबल से हम जानेंगे और एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे हम एक एक करके तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक्स नहीं है, छोटा छोटा इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, तो उसको जान लेते हैं। अब चलिए यंग्स से शुरू करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? तो तीनों के बारे में हल्का आइडिया पहले जान लीजिए, ये आपको मन में आपको पूरा बढ़िया से समझ में रहेगा, एक फीलिंग रहेगा, आप बढ़िया से सारे क्वेश्चन को कर लोगे। यहाँ पर करेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पर बात करेंगे। और ए वाला जोन रहेगा बल्क के लिए, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ इलास्टिसिटी। और ए वाला जो रहेगा आपको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तीनों को एक साथ देखते हैं, तीनों में क्या इंटर रिलेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लेंथ की बात आएगी, यहाँ वॉल्यूम की बात आएगी, यहाँ पर वॉल्यूम रिलेटेड बात आएगी, इसमें लेंथ रिलेटेड बात आएगी, और इसमें शेप से हमारा रिलेशन रहेगा, शेप। 3 चीज़ का रिलेशन होगा। अब चलिए, तो लेंथ किस तरह का चीज़ में रहता है? चाहे स्प्रिंग हो, चाहे वायर हो, इस तरह का, चाहे रड हो, इस तरह की चीज़ों में लेंथ का हम जिक्र करते हैं। ये रड है जिसका लेंथ कितना है? एल है। ये रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है। इस पर हमने वेट टांग दिया। वेट का मतलब क्या हुआ? एक फोर्स लगा दिया। इस पर क्या लगाया? एक वेट जो फोर्स की तरह काम करता है, जो mg है। तो आप देखोगे कि इसकी लंबाई बढ़कर क्या हो गई? L प्लस डेल्टा L। तो इंक्रीज लेंथ क्या हो गया? यानी जितना बढ़ा वो डेल्टा L यहाँ है। तो इसमें देखेंगे यंग्स मॉड्यूलस में जो हमने फोर्स लगाया और लेंथ बढ़ा, इसमें क्या होगा? जो कोई चीज़ वॉल्यूम है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम ए पहले से है, इस पर फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया? नॉर्मल फोर्स लगाया। तो इसकी वॉल्यूम बदल कर क्या हो गई? ये पूरा वॉल्यूम भी था, तो अंदर वाला वॉल्यूम क्या हो गया? v माइनस डेल्टा v हो गया। इसको बढ़िया से मिटा कर लिखता हूँ कि v, इसको क्या लिखूँगा? v माइनस डेल्टा v।
ये हो गया। अब यहाँ चेंज इन वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कोई बॉडी है इस तरह का, कोई बॉडी है डायगोनल क्यूबॉइड शेप का, फोर्स लगाया इधर से टेंजेंशियल फोर्स लगाया था, इसके शेप क्या हो गया, इधर साइड डिफ्लेक्ट चेंज हो गया, इधर से ये वाला साइड इधर भाग गया, ये वाला साइड इधर भाग गया, ये आ गया, ये वाला हिस्सा आपको यहाँ भाग गया, इतना साइड इतना डिफ्लेक्ट हो गया। तो चलिए, तो इसमें फोर्स क्या लगाया, स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेस हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, इसको कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ फोर्स लगाया हूँ, तो नॉर्मल फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेन क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, आप देखेंगे डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। ये डेल्टा एल प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस क्या हुआ, अंदर में प्रेशर क्या है, पी ई है, बाहर में प्रेशर क्या है, पी ई एक्स है। तो नेट प्रेशर क्या लगा, यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हुआ चेंज इन प्रेशर, कितना, पी ई एक्स माइनस पी आई यानी डेल्टा पी। और यहाँ पर स्ट्रेस क्या लगा, टेंजेंशियल फोर्स लगा, कैसा लगा, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, किस पर, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो यहाँ पर स्ट्रेन क्या होगा, तो यहाँ पर फोर्स बाई ए तो हम रखेंगे ही, टेंजेंशियल फोर्स एफ है, तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बाई एरिया, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पी ए हो गया। अब क्या है, यहाँ पर आप जानते हो, इसको मिटाता हूँ, यहाँ पर नीचे की बात जो घटेगी जगह, तो उसको हम यहाँ पर भरपाई करेंगे। अब क्या है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जब लिखते हैं तो हम नॉर्मल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करते हैं, तो क्या आएगा, एफ बटा ए आएगा, ए डिवीजन आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल एल बटा एल, तो ये हो जाएगा क्या, ये रिवर्स हो जाएगा, तो एफ बाई ए एल बाई डेल्टा एल, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब क्या है ना, यहाँ पर यदि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि सर्कुलर है तो ये बराबर पाई आर स्क्वायर भी ले सकते थे, एफ के जगह पर एम जी बैठा सकते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब इस वायर को थोड़ा सा छोटा भी बना सकता हूँ ताकि हमारा ये जगह थोड़ा बढ़ जाए, ये तो क्या होगा, अब हम रिप्लेस करेंगे, एफ के जगह पर एम जी भी कर सकता हूँ, तो वाई के जगह पर एम जी एल, एरिया के जगह पर पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सिंबल के होता है, नॉर्मल स्ट्रेस तो वही होगा, डेल्टा पी इसको कहते हैं, और स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ना, तो स्ट्रेन होगा, एक मिनट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख देता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आप जानते हो ये वॉल्यूम घट रहा है, तो माइनस डेल्टा भी बटा भी हो गया। अब ऊपर में हम लिखेंगे इसको कहते हैं के बराबर हो गया नॉर्मल
स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे। स्ट्रेन को बढ़िया से लिख देता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूँगा। चलिए, तो क्या फार्मूला होगा? नॉर्मल स्ट्रेस के लिए डेल्टा पी लिखाएगा, के बराबर डेल्टा पी, और यहाँ पर माइनस डेल्टा वी बटा माइनस डेल्टा वी, अब बटा वी तो वी ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया के के लिए। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी dt का। तो इसमें स्ट्रेन की क्या होता है? शियर स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है? शियर स्ट्रेन का फार्मूला होता है जो साइड डिफ्लेक्स हुआ ये वाला डी एक्स चाहे डेल्टा एक्स, अब बटा इसकी लेंथ जो होती है ओरिजिनल लेंथ, तो होगा ये डेल्टा एक्स बटा एल, जिसको थीटा भी बोलते हैं। ये एंगल थीटा हुआ ना, तो ये आर की तरह काम करेगा, ये रेडियस की तरह करेंगे। थीटा बाई एल बाई आर जो फार्मूला होता है ना, उसकी तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को एटा कहते हैं। एटा एटा बराबर नॉर्मल स्ट्रेस, चाहे नॉर्मल स्ट्रेस तो हाँ टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको भी टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन की बात करेंगे। तो क्या आ जाएगा? एटा बराबर एफ बाई एरिया तो रहेगा यहाँ पर भी, और शियर स्ट्रेन में क्या फार्मूला होता है? ये डेल्टा एक्स बाई एल, तो डेल्टा एक्स नीचे आएगा और एल ऊपर चला जाएगा, एल जहाँ पर ओरिजिनल लेंथ है। तो एटा का फार्मूला हो गया। तो मैं तीनों तरह का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को आपको एक ही साथ बता दिया। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब क्या है ना, चाहे तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लें या बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लें या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी लें, ये तीनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए, सेम होगा, और डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। अब चेक करना है तो चेक कर लीजिए। मैं एक का निकालता हूँ और इसका यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ। जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का चाहे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा और यूनिट और क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको क्या कहेंगे? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहेंगे ना। तो देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। ईटा बराबर क्या है? एफ बाई ए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, एल का क्या होगा? मीटर, डेल्टा एल का भी मीटर, तो कट गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका हो गया इसका इस यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ, ये हो गया मीटर, ये इसका आपका आंसर हो गया। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? न्यूटन बाई प्रेशर की तरह होगा ना, फोर्स बाई एरिया। तो जिस तरह से आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा? प्रेशर का होगा, उसी तरह से इसमें भी होगा। तो फोर्स के लिए क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, एरिया के लिए एल स्क्वायर। ये ईटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एम एल माइनस 1, ये 2 ऊपर गया, प्लस 1 ऊपर है, तो -1 हो जाएगा और टी -2 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जितना टॉपिक्स बताया वो आपको पूरी बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लैटरल स्ट्रेन। छोटे छोटे टॉपिक्स है, अब बहुत इजी टॉपिक्स है, तो इससे इजी टॉपिक्स आपको नहीं मिलेगा। 8-7 क्लास की लेवल का ये सिलेबस है, टॉपिक थी मटेरियल है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया से आपको इस चैप्टर को कभी मिस नहीं करना चाहिए। इससे इजी चैप्टर मिलेगा नहीं। आप 7-8 क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, तो इससे इतना ही लेवल का आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मिला होगा। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? लैटरल का ही मतलब होता है साइड,
मोटा चीज़ को पतला होना, उसकी मोटाई में कितना स्ट्रेन आया, लेटरल में क्या साइड वाइज स्ट्रेन क्या हुआ। तो चलिए एक वायर है, थोड़ा मोटा वायर है, अब इसमें हमने फोर्स लगाया तो ये पतला बन गया, लंबा भी बन गया, ठीक है, इस पर फोर्स लगाया तो ऐसा हो गया। अब क्या है, जो इसकी डायमीटर कुछ होगी, इनिशियल डायमीटर ये कैपिटल डी हो गया। अब इसकी जब लंबाई बढ़ेगी तो डायमीटर तो घट जाएगी, तो कितना से रिड्यूस हुआ, तो डी माइनस डेल्टा डी। अब चेंज इन डायमीटर कितना है, तो चेंज इन डायमीटर निकालिएगा, चेंज इन डायमीटर, तो कोई चीज़ को चेंज निकालते हैं तो फाइनल टू माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल टू इनिशियल, तो डी माइनस डेल्टा डी अब माइनस डी, तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा डी आ गया। तो लेटरल स्ट्रेन ये होता है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कोई भी चेंज बटा ओरिजिनल, तो यहाँ लेटरल है तो चेंज इन लेटरल बटा ओरिजिनल जो इसका डायमीटर है। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर बटा ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर लिख दिया। अब क्या हुआ, माइनस डेल्टा डी बाई डी, इसी को कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरह से हजम कर गई होगी। डेफिनेशन भी लिखना है, तो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर बट टू द ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। क्या लिखेंगे आप, लिख लीजिए, लेटरल स्ट्रेन बराबर क्या होगा, चेंज इन डायमीटर, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, इस लाइन को रेशियो कहते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। फॉर्मूला ये हो गया, फिगर ये हो गया। अब है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो क्या है, दो तीन छोटा छोटा टॉपिक्स है जिसको पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, उसको भी जान लेना जरूरी है, बहुत आसान चीज़ है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो क्या होता है, अब पॉइसन्स रेशियो होता है ना, डेफिनेशन जानिए, लेटरल स्ट्रेन, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो आपने अभी तुरंत देखा, ये वायर था, इसकी लंबाई एल था, इसकी डायमीटर क्या था, डी था, हमने क्या किया, फोर्स लगाया तो लेंथ बढ़ गया कितना, डेल्टा एल, डायमीटर घट के क्या हो गया, माइनस डेल्टा डी। तो हमने लेटरल स्ट्रेन तो निकाला है, तो लेटरल स्ट्रेन को माइनस डेल्टा डी बटा डी, ये हो गया लेटरल स्ट्रेन, ये हो गया लेटरल स्ट्रेन, ये लेटरल स्ट्रेन हो गया। अभी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी आप पहले पढ़ चुके हो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है जान लीजिए फिर से, पहला वीडियो आप देखेंगे तो ये मिलेगा। चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल, क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस लिखेंगे, बटा ओरिजिनल लेंथ कितना लिखेंगे, एल लिखेंगे। अब हमको दोनों का पॉइसन सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन के जगह पर लिखेंगे माइनस डेल्टा डी बाई डी, और डिवाइड करेंगे इसको तो ये चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, एल ऊपर हो जाएगा, अच्छा रहने दीजिए, नीचे में लिख देता हूँ डेल्टा एल बाई एल, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा डी बाई डी, ये हो जाएगा, एल तो ऊपर चल जाएगा ना, ये एल ऊपर चल जाएगा, तो एल बाई डेल्टा एल। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए जब आप 11th साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत आसान टॉपिक्स था। अब इसमें दो और टर्म आते हैं, इलास्टिक आपटर इफेक्ट, एक आता है इलास्टिक फैटिग। दोनों को थोड़ा थोड़ा मैं इसको जान लेते हैं,
और इस वीडियो को अंत करते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक वीडियो पहले बन चुका है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब क्या है ना, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग नेचर का, इलास्टिसिटी का नेचर अलग अलग होता है। तो क्या है ना, अब दो तरह का स्प्रिंग है, दो मटेरियल का स्प्रिंग है। मान लेते इसको स्प्रिंग बनाता हूँ और ये स्प्रिंग ए नाम देता हूँ, और एक स्प्रिंग और लेता हूँ, इस स्प्रिंग को क्या नाम दूँ? इस स्प्रिंग को बी नाम देता हूँ। अब क्या है ना, दोनों पर वेट लटकाकर हटा लेता हूँ, चाहे दोनों को पुश करके छोड़ लेता हूँ। तो एक ने देखा जो बहुत जल्दी अपना ओरिजिनल शेप को एक्वायर कर लिया, प्राप्त कर लिया। दूसरा देखते हैं जो थोड़ा टाइम लिया, अधिक समय लिया। तो जो डिले होता है, जो मटेरियल जितना अधिक समय लेता है उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट उतना ही अधिक होता है। तो अलग अलग मटेरियल में होता है, कुछ सेकंड में ही अपना ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लेता है, और कुछ होता है जो कुछ घंटे ले लेते हैं, कोई कुछ दिन भी ले सकता है। तो जितना डिले करेगा उस डिले को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या डेफिनेशन क्या होगा? द delay in regain of original shape the delay in regain of original shape of a elastic material, elastic body, to delay in regain of original shape of a elastic body is called, क्या कहेंगे? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब क्या है ना, कुछ डाटा आपको याद होना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। अब इसमें कुछ की हम नाम देंगे। अब नाम देंगे फॉस्फर ब्रोंज और क्वार्ट्ज। फॉस्फर ब्रोंज और क्वार्ट्ज, ये दो मटेरियल है जिस पर फोर्स लगाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइएगा। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाइएगा, दे acquired their original shape immediately in negligible time। इसलिए इसकी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? बहुत कम है। अब क्या है ना, अब इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? बहुत कम है। और ग्लास फाइबर ले लो, ग्लास फाइबर ये बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, इसलिए इलास्टिक फाइबर लिखेंगे, फाइबर। इसका इलास्टिक इफेक्ट क्या, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? अधिक होता है। ये अपने इसकी साइज को चेंज कर देंगे और कुछ घंटे छोड़ेंगे, लगभग एक दिन भी हो सकता है, तो अपने धीरे धीरे अपने शेप को साफ चेंज करेगा। यानी कोई भी चीज़ है ना, उसको ऐसे मोड़ के छोड़ दें तो धीरे धीरे अपने जगह पर आया। तो ज़्यादा समय लिया तो उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा मानेंगे, और जो तुरंत आया उसका कम मानेंगे। इसलिए फॉस्फर ब्रोंज और क्वार्ट्ज को क्या यूज होता है? सस्पेंशन वायर इन ए गैल्वेनोमीटर। सस्पेंशन वायर इन गैल्वेनोमीटर, ताकि पॉइंटर अपने जगह पर क्या हो,
फिर पुनः लौट कर चले आए। तो इसलिए इसका उपयोग किस लिए में किया जाता है? यूजेज इन सस्पेंशन वायर इन गैल्वेनोमीटर, सस्पेंशन वायर इन गैल्वेनोमीटर में इसका इसलिए उपयोग किया जाता है। अब एक और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट है आज का हमारा वीडियो रहेगा, ये इलास्टिक फैटिग मैंने थकावट। अब क्या है ना, किसी तरह का फोर्स स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस लगाए तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, बार बार उसमें स्ट्रेस लगाते हैं तो बार बार स्ट्रेन होगा। लेकिन जब रिपीटेड उसमें स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन की मात्रा बढ़ती जाएगी और एक बार आएगा जो वो इतना स्ट्रेन हो जाएगा कि वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए बहुत सारे ब्रिज में जब स्प्रिंग लगे होते हैं, जब उससे गाड़ी पास होती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन करने के बाद वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो यदि पुराना पुल हो जाता है तो उसका सस्पेंशन क्या होता है, उसमें स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और वह अपने ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, वो अपने शेप में आने में कुछ टाइम भी लेता है। अब क्या है ना, उसमें जितना बार बार रिपीटेड स्ट्रेस होगा उसमें स्ट्रेन की मात्रा उतना ही बढ़ती जाती है और स्ट्रेन एक बार इतना प्रोड्यूस हो जाएगा कि ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा और वो मटेरियल टूट जाता है। इसलिए ब्रिज को, पुल को लॉन्ग यूज के बाद उसको अनसेफ माना जाता है। तो इलास्टिक फैटिग क्या है? तो इलास्टिक फैटिग मैंने थकावट। फैटिग क्या है? आफ्टर रिपीटेड हम यूज करते जाएंगे तो क्या होता है, ये हमारा लिखने का है। अब क्या बात है ना, इलास्टिक फैटिग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इलास्टिक फैटिग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी ड्यू टू हिच इट बिकम्स लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, जो कम फोर्स लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा कि वो ब्रेकिंग पॉइंट पर चला गया मटेरियल। और जैसे कोई चीज़ को लटकाए तो पहला लगाए तो इतना आया, फिर लगाए उतना ही फोर्स तो थोड़ा ज़्यादा आ गया, फिर लगाए तो और ज़्यादा आ गया, फिर तीसरा लगाए तो और ज़्यादा आ गया। कहने का मतलब जो ये वायर है, अब इसमें क्या है ना, एक बार फोर्स लगाया तो 1 मीटर मैंने कुछ सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ा, फिर उतना ही फोर्स लगाए तो 11 सेंटीमीटर, फिर उतना ही फोर्स लगाए तो 12 सेंटीमीटर, फिर उतना ही फोर्स लगाए तो 13। अब क्या है ना, ये इसकी सीमा है जो कितना लंबाई तक ये बढ़ सकता है। उसके बाद ये टूट गया तो इसको कहेंगे इलास्टिक फैटिग। अब क्या है ना, अब इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया है। ये एक वायर को हम एक डिस्क से लटकाते हैं और दूसरे वायर को भी